Hello students, I am VK Sinha. I am your physics teacher. Welcome to my channel भौतिकी पाठशाला. राइट, आज जो है वो हम अपने 125 क्वेश्चन का जो सीरीज करवा रहे थे उसका लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं. ऑलरेडी 1 से लेकर 9 तक हमने करवा दिया है. ठीक. और आज के जो लेक्चर है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है. आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ढूंढकर लाए हैं, है ना. और एक खुशी की बात यह है कि मेरा जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है वो 900 समथिंग हो चुका है. आप लोग इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके 1K पूरा करने का कोशिश करें, है ना. और जो भी इस चैनल के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं या उसे अच्छे से समझ रहे हैं वो अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर करें. ठीक है. तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. और वो जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, ये 10 क्वेश्चन हम करवाएंगे आज. और देखने से ही लग रहा होगा कि ये सभी का सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है. वो देख के आप लोग को अंदाजा भी लग गया होगा. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ठीक है. देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि ओम के नियम की क्या लिखना भाई, सीमा. सीमा का मतलब होता है लिमिटेशन. सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेशन. ठीक है. लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि ओम का नियम कहाँ कहाँ पे काम नहीं करेगा या ओम का नियम कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं लिमिटेशन और हिंदी में बोलते हैं सीमाएं. ठीक है. तो सबसे पहले ये बताइए कि ओम का जो नियम है वो सभी बच्चा जानता होगा. भी इजकल टू आई आर. जानते हो कि नहीं. जहाँ पे जो भी है वो आपका वोल्टेज है, जो आई है वो आपका करंट है, और जो आर है वो आपका प्रतिरोध है. तो V इजकल टू आई आर कौन दिया था, ओम ने दिया था. कौन सा नियम के तहत दिया था, तो ओम के नियम के तहत दिया था. और ओम के नियम का एक शर्त भी है कि चालक तार के भौतिक अवस्था यानी कि ताप, दाब, लंबाई, मोटाई, ये सब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए. अगर परिवर्तन हुआ तो ओम का नियम काम नहीं करेगा, अर्थात ओम का नियम लागू नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये है कि लिमिटेशन आपका ये है. अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला लिमिटेशन ये होगा कि यह कॉम्प्लेक्स सर्किट पे लागू नहीं होगा. कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हैं ना, जटिल परिपथ जिसमें वोल्टेज सोर्स दो या दो से अधिक हो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट. ये जब भी लागू होता है तो सिंपल सर्किट में लागू होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट में लागू नहीं होता है. ठीक. तो सबसे पहला जो इसका लिमिटेशन हुआ ये हुआ कि यह कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, जटिल परिपथ, है ना. जटिल परिपथ में लागू नहीं होता है. एक पॉइंट तो आपका यहीं पे हो गया समाप्त. एग्जाम में जो है वो आप आंसर दे के लिखिएगा कि ओम के नियम का निम्नलिखित सीमाएं हैं. पहला, कि यह जटिल परिपथ में लागू नहीं होता है. जो आप नोटबुक में जो आप तैयार कर रहे हैं नोट्स, उसको आप इसी प्रकार से लिखिएगा, है ना. चलिए, अगला जो पॉइंट है, अगला जो लिमिटेशन है वो ये है, दूसरा नंबर, कि यह अर्धचालक. अर्धचालक का मतलब हुआ कि जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब जो है वो किसका बना होता है, हम बोलेंगे भैया अर्धचालक का बना होता है. और अर्धचालक में ओम का नियम लागू नहीं होता है. तो अगर कभी आ जाए सवाल में कि ओम का नियम किस में लागू होता है, चालक, अचालक, अर्धचालक, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए चालक. ठीक है. तो यह है अर्धचालक
अर्धचालक पदार्थ कौन कौन? ट्रांजिस्टर, हिंदी में भी ट्रांजिस्टर ही लिखाता है ना, ट्रांजिस्टर। और डायोड में, डायोड में लागू नहीं होता है कौन? ओम का नियम। तीसरी बात हम ये बताते हैं आपको कि ओम का नियम जो है वो आपका निम्न वोल्टेज पर लागू होता है। अगर हम वोल्टेज का मान उच्च ले लेंगे तो वहाँ पे जो है ओम का नियम काम करना बंद कर देगा। तो ओम का नियम जो है वो बेसिकली जो है वो कम वोल्टेज के लिए बनाया गया है। ये जो है वो आपका कम वोल्टेज पर लागू होता है, अधिक वोल्टेज पे लागू नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो ये इसका लिमिटेशन कहला जाएगा, है ना। तो जो आपका तीसरा हुआ, तीसरा नंबर जो है ये आपको लिखना है कि यह अधिक विभवांतर पर, अधिक विभवांतर पर ठीक है। तो एग्जाम में अगर सीमाएं आए लिखने के लिए आप तीन सीमा जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। जो आपका पहला सीमा हुआ ओम के नियम का, वैसे बताइए कि ओम का नियम जो है वो कहता क्या था, याद है आपको? ओम का नियम ये कहता था कि जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था कौन कौन, ताप, दाब, लंबाई, मोटाई, इसी ईटीसी में कोई परिवर्तन ना हो तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V इजकल टू आई आर, है ना। और इसका जो है वो कितना सीमा बताएं? तीन सीमा बताएं, तीन लिमिटेशन बताएं जिसपे ओम का नियम लागू नहीं होता है, जो आपके सामने दिख रहा है। एग्जाम में इसको पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया समाप्त। चलिए अगला सवाल की हम बात करते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा अच्छा सा सवाल है, और वो सवाल है कि नेत्र की समंजन क्षमता, है ना। ये 10 क्लास में भी बच्चा पढ़ा होगा। किसका समंजन क्षमता? नेत्र की समंजन क्षमता। सबसे पहले एक बात आपको बताते हैं कि जो आपका मानव नेत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए शॉर्ट में बता देते हैं, इस प्रकार से होता है ये। बिल्कुल आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब बताइए कि ये वाला, ये जो उत्तल लेंस दिख रहा है उसको हम बोलते हैं नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, है ना। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो नेत्र लेंस को पकड़ा हुआ है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही रहता है कि बच्चों को आसान से आसान लैंग्वेज में उत्तर देने के लिए सिखाएं, है ना। और ये आपको पढ़ने के बाद महसूस भी होता होगा कि सच में इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है या नहीं, या हम इस टॉपिक को समझे या नहीं। देखिए ये आपका जो है वो नेत्र है, ये वाला जो दिख रहा है ये आपका नेत्र लेंस हुआ। और ये जो है इस लेंस को पकड़े हुए कौन रहता है? हम बोलेंगे भैया सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां करता क्या है कि अगर हम दूर देखना चाहते हैं तो नेत्र लेंस को खींच के पतला कर देता है और लंबा कर देता है, ताकि इसका फोकस दूरी बढ़ जाए और दूर की वस्तु को हम देख सकें। और अगर हम किसी वस्तु को नज़दीक देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां उस नेत्र लेंस को दबा के मोटा और बौना बना देता है, ताकि इसका फोकस दूरी
घट जाए, है ना? और वस्तु नज़दीक के वस्तु को हम आसानी से देख सकें। ये जो आपका नेत्र लेंस के पास जो ये क्षमता है ना, उसी क्षमता को हम बोलते हैं नेत्र की सामंजन क्षमता या नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता। ठीक है? ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, छप चुके हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक, इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? इसका परिभाषा हम ये लिखेंगे कि नेत्र लेंस इसका परिभाषा हम ये लिखेंगे कि नेत्र लेंस को सिलियरी मांसपेशियाँ कौन? नेत्र लेंस को सिलियरी मांसपेशियाँ उसके फ़ोकस दूरी को बढ़ाकर अथवा घटाकर दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखा देता है। इस क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। क्या इसका परिभाषा हम लिखें जो कि आपको एग्जाम में लिखना है और किस प्रकार से लिखना है वो आपके सामने हम प्रकट करते हैं। ठीक, तो यहीं पे हम परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा आंसर। नेत्र में कौन सा लेंस होता है उसका नाम बताइए, तो आप लोग बोलिएगा भैया नेत्र लेंस। और ये देखने में लगता कैसा है? तो उत्तल लेंस के जैसा। नेत्र लेंस को सिलियरी मांसपेशियां सिलियरी मांसपेशियां इसके फोकस दूरी को बढ़ाकर अथवा घटाकर इसके इसके मतलब किसके? नेत्र लेंस के, है ना? फोकस दूरी को बढ़ाकर एवं घटाकर दूर स्थित वस्तु दूर स्थित वस्तु अथवा नजदीक स्थित वस्तु को अथवा नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट दिखा देता है उसे दिखा देता है उसे नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आ भी गया होगा, है ना? जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक बातें समझ में आया। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले सवाल का। और अगला सवाल आपका ये है, देखिएगा कि वर्ण विपथन क्या है? क्या आप लोग वर्ण विपथन का नाम सुना है? और इसका निवारण कैसे करते हैं? पक्का ये एक प्रकार का दोष होगा, तभी तो हम इसका निवारण करेंगे। तो हम बोलेंगे भैया ये जो है वो एक प्रकार का दोष है। एक प्रकार का दोष है। सबसे पहले वर्ण विपथन को हम आसान लैंग्वेज में एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या हम इसी को रंगीय विपथन भी कहते हैं? तो होगा भैया आंसर हाँ। तो अगर आपके एग्जाम में वर्ण विपथन पूछ ले या रंगीय विपथन पूछ ले, दोनों का आंसर सेम होगा। एक और होता है दर्पण में गोलीय विपथन, है ना? तो उसका आंसर कुछ और होता है, वो बातें कुछ और होती है ना? तो यहाँ पे बात हो रहा है वर्ण विपथन। वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। जैसे एक बात बताइए, हम किसी इंसान का फोटो खींचते हैं, ठीक? जैसे मान लो कि मेरा ही एक इंसान फोटो खींचे, मेरा जो कलर है वो हल्का डार्क है,
लेकिन कैमरा में जो है वो गोर आता है। यानी कहीं न कहीं उसमें दोष उत्पन्न हुआ, तभी तो ऐसा है कि मेरे ओरिजिनल कलर को प्रकट नहीं कर पा रहा है, ओरिजिनल कलर को दिखा नहीं रहा है, जो मेरा ओरिजिनल कलर है, उसको गोर करके दिखा रहा है। यानी कि कहीं न कहीं वो दोष है और उसी दोष को हम बोलते हैं वर्ण विपथन, ठीक है? क्या उसको बोलते हैं? वर्ण विपथन। और इस वर्ण विपथन को हम दूर भी करने का उपाय बताएँगे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस का प्रधान अक्ष हुआ, ठीक? अब बताइए कि यहाँ से जो है वो एक वस्तु रखा हुआ, देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो है वो एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है? चलिए, ठीक। अब यहाँ पे ये होता है कि इस वस्तु से बहुत सारा किरणें आती है और वो कहाँ से गुजरती है? तो बोलेगा भैया उत्तल लेंस से गुजरेगी और ये जो है वो आपका प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पे क्या कर देता है, काट देता है। ऐसा इससे एक किरण नहीं, बहुत सारा किरण निकलता है जो कि प्रधान अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये निकला सपोज इस प्रकार से, ये कहाँ पे काट दिया भैया, यहाँ पे काट दिया। मान लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार से अलग-अलग कलर से दिखाते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, है ना? यहाँ से एक किरण इस प्रकार से निकला और वो जो है वो यहाँ पे काट दिया। एक बात बताओ, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो अलग-अलग बिंदु पे काट रहा है? ये यहाँ पे काटा, ब्लैक वाला यहाँ पे काटा, ये बैंगनी वाला यहाँ पे काटा। इसी दोष को वैसे प्रधान अक्ष के समांतर जो किरणें आती है, वो लेंस से गुजरने के बाद एक निश्चित बिंदु पे काटती है और उस निश्चित बिंदु को बोलते हैं फोकस। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो भी किरणें समांतर आ रही है, उसका फोकस अलग-अलग हो रहा है ना? यानी कि जो आपका फोकस बिंदु है, वो क्या हो गया? अलग-अलग हो गया और इसी अलग-अलग होने की वजह से कौन-सा दोष उत्पन्न होता है? वर्ण विपथन का दोष उत्पन्न होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो दोष उत्पन्न हुआ, बोलेंगे भैया यहाँ पे आप ये बताइए, यहाँ पे फ़ोकस अलग-अलग हुआ कि नहीं हुआ? तब बोलेंगे हाँ, यहाँ पे फ़ोकस क्या हो गया? अलग-अलग हो गया, जबकि क्या होना चाहिए? फ़ोकस एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि फ़ोकस क्या हो गया? अलग-अलग हो गया। और इसी अलग-अलग होने की वजह से एक दोष उत्पन्न होता है और उसी दोष को हम क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे वर्ण विपथन। क्या बोलेंगे? वर्ण विपथन या रंगीय विपथन। कभी-कभी आपके एग्जाम में रंगीय विपथन के नाम से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है? ये कहानी जो है वो कौन-सा विपथन का हुआ भाई मेरे? वर्ण विपथन का हुआ। और एग्ज़ाम्पल तो आपको समझा ही दिए थे कि अगर कोई भी इंसान अगर काला है, अगर उसका फ़ोटो ले रहे हैं और वो गोर आ रहा है, तो समझिए कि वो गोर किसके कारण आया? तो वर्ण विपथन के कारण आया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अगर ये दोष उत्पन्न हो गया है, तो अब हम करें क्या? क्या ऐसा करें कि ये दोष जो है वो आपका कम हो जाए या समाप्त ही हो जाए? तो हम बोले कुछ नहीं करना है, इस दोष को, इस दोष का निवारण करने के लिए, निवारण करने के लिए भाई कुछ भी नहीं करना है, बस लेंस का फोकस दूरी बढ़ा देना है। किसका? लेंस का फोकस दूरी बढ़ा देना है, या बोलिएगा कि लेंस का द्वारक बढ़ा देना है। क्या करना है? लेंस का फोकस दूरी बढ़ा दीजिए या लेंस का द्वारक बढ़ा दीजिए। तब बढ़ाने से जो है वो आपका वर्ण विपथन जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा या कम जाएगा। ठीक है? तो निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे लेंस का फ़ोकस दूरी
बढ़ा देंगे। और ये बढ़ेगा तब जब हम उत्तल लेंस का द्वारक बढ़ाएंगे तब, अर्थात उत्तल लेंस का साइज बढ़ाएंगे तब। अगर उत्तल लेंस का साइज बड़ा है तो उसका द्वारक भी बड़ा होगा, और अगर उत्तल लेंस का साइज छोटा है तो उसका द्वारक भी छोटा होगा और उसका फोकस दूरी भी कम होगा। तो वर्ण विपथन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि लेंस के फोकस दूरी को बढ़ा देंगे, अर्थात लेंस के द्वारक को बढ़ा देंगे या लेंस के आकार को बढ़ा देंगे। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, वो हम लिखने का तरीका सिखाते हैं, समझने का हम लोग समझ लिए। देखिए, यहां से लिखना है आंसर। किसी वस्तु से, किसी वस्तु से आ रही, आ रही प्रधान अक्ष के समांतर किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें, समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन लिखिए या लेंस से गुजरने के बाद, गुजरने के बाद अलग अलग, अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर फोकस करता है, जिससे, जिससे वस्तु का रंग और प्रतिबिंब का रंग और प्रतिबिंब का रंग अलग हो जाते हैं। इस दोष को, इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं, वर्ण विपथन कहते हैं। परिभाषा जो है वो आप लोग रटिए नहीं, परिभाषा को बनाने का प्रयास करिए ताकि आपको लंबे समय तक याद भी रह सके और हम अपने छोटे भाई बहन को भी अच्छे से समझा सके, तब होता है पढ़ने का मतलब। ऐसा नहीं कि बस कुछ समय के लिए याद किए और एग्जाम के बाद बिल्कुल भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ा सकते, इस तरीके का नॉलेज गेन करिए, है ना। तो क्या यहाँ तक ये बातें समझ में आया? और नीचे एक पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इसे दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए या इसके निवारण के लिए, ये भी लिख सकते हैं, इसे दूर करने के लिए लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा दिया जाता है। ठीक, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं और वो आपका सवाल ये है कि प्रत्यावर्ती परिपथ का गुणवत्ता गुणांक क्या है। इसके पहले एक और हम फैक्टर पढ़ाए थे जिसको हम बोले थे पावर फैक्टर, और ये आपका है क्वालिटी फैक्टर। क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, और इसी को शॉर्टकट में हमने क्या बोला, क्यू फैक्टर।
ठीक, बड़ा आसानी से समझिएगा और अच्छे से समझाते हैं। देखिए कि क्यू फैक्टर होता क्या है ना? इसका परिभाषा एग्जाम में अगर पूछ ले तो कैसे लिखेंगे वो समझिए। सबसे पहले एक इसके लिए, ये जो आपका परिपथ है, कौन सा परिपथ है, एसी है कि डीसी है? हम बोलेंगे भैया क्यू फैक्टर, पावर फैक्टर ये सब डीसी में नहीं होता है, केवल और केवल एसी में होता है ना? और एसी सर्किट को ही हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, है ना? ठीक, तो देखो इसमें करते क्या है, एक श्रेणी, इसको समझिएगा, श्रेणी अनुनादी परिपथ लेते हैं, अनुनादी परिपथ। कैसा परिपथ लेते हैं, तो श्रेणी अनुनादी परिपथ। बड़ा खतरनाक नाम है, नाम से तो कुछ नहीं समझ में आया। अब हम आपको ये समझाते हैं कि इसमें जो है वो आपका विद्युत का तीनों अवयव लेना है। कौन कौन, याद करिए। एक होता है आपका आर, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक। ठीक, एक होता है आपका एल, जिसको हम बोलते हैं प्रेरक, इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टर। और एक होता है आपका सी, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर, हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। तीनों को हम कौन सा क्रम में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे एक नाम लिया गया है श्रेणी। श्रेणी का मतलब श्रेणी क्रम, यानी कि आर को, एल को और सी को कौन सा क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस श्रेणी क्रम में हमने क्या कर दिया भैया, जोड़ दिया। ठीक, आप देखो, यानी कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, ये संकेत आपका प्रतिरोध का होता है, ये संकेत जो है वो आपका इंडक्टर का होता है, प्रेरक का होता है। और ये वाला जो संकेत है वो आपका कैपेसिटर का होता है। और इसमें एसी है ना, तो इसमें जो सप्लाई देंगे वो हम डीसी नहीं देंगे, ये जो संकेत होता है वो एसी का संकेत होता है। और यहाँ पे अगर इसका कुल वोल्टेज कितना लिए हैं, भी, ठीक, और यहाँ पे अगर वोल्टेज भी लिए हैं तो करंट जो प्रवाहित होगा वो कितना होगा, आई। इसमें भी कितना जाएगा, देखिए इसमें भी करंट कितना जाएगा, हम बोलेंगे भैया आई, क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान सभी जगह क्या होता है, समान होता है। यहाँ भी आई जाएगा और यहाँ भी क्या जाएगा, आई जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है और समांतर क्रम में आपका जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। ठीक, अब देखो, श्रेणी का मतलब तो समझ में आया। यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है अनुनादी। अनुनादी का मतलब होता है कि जो आपका एल विरोध करेगा उतना ही विरोध आपका अगर सी करता है, तो उसी को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनुनादी, है ना? तो अनुनादी कुछ नहीं है, अनुनादी केवल एक शर्त है। और शर्त का मतलब ये है कि जितना विरोध एल करे और उतना ही विरोध अगर सी करे, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को, उस शर्त को हम अनुनादी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये आपका कंपोनेंट का अगर कोई नाम पूछे तो इसका नाम आर हो गया, इसका नाम जो है वो एल हो गया और इसका नाम जो है वो आपका सी हो गया। ठीक, अब बताओ कि टोटल वोल्टेज है कितना, भी है ना? ये तीनों अलग अलग वोल्टेज खाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट का मान समान होता है, अब वोल्टेज का मान असमान होता है। ये बात आप लोग 10 क्लास में ही पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज खाएगा उसको हम बोलते हैं वी आर। ठीक, ये जो एल वोल्टेज खाएगा उसको बोलते हैं वी एल, और जो सी वोल्टेज खाएगा उसको हम बोलते हैं वी सी। ठीक है, अब एक चीज और, आर जो विरोध करता है उसको हम आर ही बोलते हैं, प्रतिरोध ही बोलते हैं। और एल जो विरोध करता है ना, एल को बोलते हैं प्रेरक।
अब प्रेरक अगर विद्युत धारा का विरोध करे तो उसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात। तो ये जो विरोध करेगा, एल जो विरोध करेगा उसको हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, और उसको सूचित कैसे करते हैं? एक्स एल के द्वारा। इसके द्वारा, एक्स एल के द्वारा। और अगर सी विरोध करता है, कैपेसिटर विरोध करता है, तो उसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात, और उसको इंडिकेट करते हैं एक्स सी के द्वारा। ठीक, फिर से सुनिएगा। जो आर प्रतिरोध, आर जो विरोध करता है उसको हम आर ही बोलते हैं। जो एल विरोध करता है उसको प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं और सूचित करते हैं एक्स एल के द्वारा। और अगर आपका संधारित्र विरोध करता है तो उसको हम बोलते हैं धारतीय प्रतिघात और इंडिकेट करते हैं एक्स सी के द्वारा। ठीक, अब बताओ यहाँ पे जो क्यू फैक्टर परिभाषा जो है वो किसका पूछा गया है? क्यू फैक्टर का। देखिए क्यू फैक्टर होता क्या है ये समझिए। देखिए क्यू फैक्टर के बारे में बता रहे हैं। क्यू फैक्टर यह एक अनुपातिक राशि है। माइंड में सेट कर लो, यह एक अनुपातिक राशि है, यानी कि ये किसी न किसी का अनुपात है। किसका अनुपात है? हम बोलेंगे या तो यहाँ पे सिर्फ एल का वोल्टेज ले लो, या सिर्फ सी का वोल्टेज ले लो। क्या बोले हम? या तो एल का वोल्टेज ले लो, या तो सिर्फ सी का वोल्टेज ले लो। तो बताओ कि यहाँ पे जो एल ने वोल्टेज खाया उसका नाम क्या रखाया? वी एल। क्या नाम रखाया? वी एल। और जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है भैया? हम बोलेंगे जो टोटल वोल्टेज है वो है आपका भी। अगर हम भी एल में भी से डिवाइड कर दें और जो रिजल्ट आएगा उसी को हम बोलते हैं क्यू फैक्टर। फिर बच्चे के माइंड में आ जाएगा कि भैया क्या हम VC नहीं ले सकते हैं? हम बोलेंगे हाँ भाई, VC भी हम ले सकते हैं, यानी VL और VC दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। आर का भी यूज कर सकते हैं क्या? हम बोलेंगे यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे, क्यू फैक्टर में आर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और आपको यहीं पे बता देते हैं। VL, V का मतलब वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट गुना प्रतिरोध। करंट गुना प्रतिरोध। तो करंट जो है वो सब में कितना जा रहा है? आई। और जो एल का जो प्रतिरोध होता है उसको हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। एल जो विरोध करता है उसको हम बोलते हैं, प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। और जो सी विरोध करता है उसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। इसको हम इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुके हैं। जिन बच्चे को समझना है वो लेक्चर जाके पढ़ ले। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि जो विरोध कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एल। यहाँ पे हम गुना किससे कर दिए? एक्स एल से। बटा भी। भी का फॉर्मूला क्या होता है ओम के नियम से? तो आई इंटू आर। क्या ऐसा हम बताए थे? बताओ कि ये आई से आई जो है वो मर गया। अब बताओ कि क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या हो गया? एक्स एल बटा आर। अगर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो देखिए कि एक्स एल बराबर आपको हम एक फार्मूला बताए थे ओमेगा इंटू एल, और नीचू में कितना है भाई? तो बोलेंगे आर। ठीक, जहाँ पे ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति का एक फार्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। अब बताओ कि अनुनाद के कंडीशन में एफ बराबर क्या होता है? तो हम बोलेंगे, ये भी चीज हम सिद्ध करके बताए हैं, एफ बराबर 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। ये फॉर्मूला किसका होता है? एफ का होता है। इसको साइड कर लीजिएगा। ठीक,
अगर हम यहाँ से ओमेगा का मान निकालें तो ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई, और एफ का मान कितना है, 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। 2 पाई से 2 पाई जो है वो आपका मर गया। अब ये बचा कितना भाई ओमेगा बराबर, देखिए इससे जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, है ना। तो ओमेगा बराबर क्या बचा, तो 1/√एल सी। ये मान जो है वो किसका आ गया, ओमेगा का। कौन सा कंडीशन में आ गया, तो अनुनाद के कंडीशन में। अनुनाद का कंडीशन कब होता है, जब एक्स एल बराबर एक्स सी होता है तब। अब देखो यहाँ पे इसको और करते हैं, ओमेगा की जगह पे क्या लिखना है, 1/√एल सी इंटू L/R। सही है ना। एक बात बताओ कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, 1/, अगर हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाता है √L, ये हो जाता है √C, हाँ कि ना। और इस L को अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √L गुना √L। अगर हम दोनों को गुना करेंगे तो फिर वापस कितना आ जाएगा, L ही आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, R है। एक √L से √L क्या हो गया, कट गया, और ये बचा कितना, हम बोलेंगे 1 तो बचेगा ही बचेगा, नीचे में R बचेगा ही बचेगा, और ऊपर में बचा √L, और नीचे में बटा √C। अब बताओ कि ये रूट अलग अलग क्यों है, दोनों पे दे देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/R इंटू √L/C। मेन फार्मूला जो है वो क्यू फैक्टर का यही वाला है, और यही वाला जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक, कुछ ज़्यादा ही बता दिए डिटेल में। अब हम इसका परिभाषा लिख देते हैं कि एग्जाम में अगर क्यू फैक्टर के बारे में पूछेगा तो कैसे हम इसको लिखेंगे, ये समझिए। चलिए परिभाषा बनाते हैं, आप लोग के साथ मिलके इसका आंसर हम यहाँ से शुरू करेंगे। कौन सा परिपथ था ये, तो बोलिएगा श्रेणी अनुनाद परिपथ। क्या नाम था, श्रेणी अनुनाद परिपथ। देखिए यहाँ पे लिखना है श्रेणी अनुनाद या अनुनादी परिपथ में प्रेरक या संधारित्र का विभवांतर, या का मतलब दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, का विभवांतर। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो प्रेरक के विभवांतर को सूचित करते हैं भी एल के द्वारा, या संधारित्र के विभवांतर को सूचित करते हैं भी सी के द्वारा। का विभवांतर और परिपथ में कुल विभवांतर, परिपथ में कुल विभवांतर कितना था, भी था। परिपथ में कुल विभवांतर कितना था भाई, भी था। के अनुपात को, के अनुपात को क्यू फैक्टर कहते हैं। क्यू फैक्टर कहते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुणवत्ता गुणांक, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है क्यू फैक्टर का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। क्यू फैक्टर बराबर लास्ट में जो हम निकाल के फॉर्मूला लाए थे वो क्या था, 1/R √L/C। बस आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला जो चीज़ बताए थे वो केवल और केवल समझने के लिए बताए थे। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, जिन बच्चे को नया होगा उसको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धैर्य के साथ समझना होगा ये वाला पार्ट। ठीक,
चलो अगला सवाल है, क्यूरी के नियम को लिखें। किसके नियम भाई? क्यूरी के नियम। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। किसका नियम? क्यूरी का नियम। ये क्यूरी का नियम आपको ये बताता है कि अगर आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है, ये चीज आपको बताया था ना कि चुंबकीय पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ऐसा बताया था ना। तो अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करते गए यानी कि इसको एक निश्चित ताप पर पहुंचा दिए 750 डिग्री सेल्सियस, तब जाके यही पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ये बात जो है वो कौन बताए? तो क्यूरी साहब ने बताया। क्या बताया? कि अगर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को कहीं कहीं 750 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है, कहीं कहीं 770 डिग्री सेल्सियस रहता है, उतना कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जब उस ताप पे इसको गर्म किया जाता है ना, तो अणुचुंबकीय पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ये बात जो है वो कौन बताए? क्यूरी साहब ने बताया। इसी के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया और उस नियम को बोला गया क्यूरी का नियम। किसका नियम? क्यूरी का नियम। तो क्यूरी का नियम जो है वो आपका स्पेशल कौन सा पदार्थ के लिए दिया गया है? तो हम बोलेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ किस में कन्वर्ट हो गया था? अनुचुंबकीय में ना। तो हम बोलेंगे ये जो नियम है वो कौन सा पदार्थ के लिए है? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति को वैसे हम इंडिकेट करते हैं काई एम के द्वारा। किसके द्वारा? काई एम के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, काई एम के द्वारा किसको इंडिकेट करते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति को। और ये जो आपका चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो कुछ नहीं है भाई, यह चुंबक का एक गुण है। किसका? चुंबक का। चुंबक का गुण का मतलब क्या हुआ? कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर कितना जल्दी चुंबकीय गुण आ जाए, उसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। अगर हम एक लोहा को रखे हैं और एक हम कोई अन्य पदार्थ को रखे हैं, तो बताओ कि सबसे पहले चुंबकीय गुण किस में आएगा? लोहा में आएगा, जाहिर सी बात है। तो लोहा का चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होगा अन्य पदार्थ की तुलना में। तो जो चुंबकीय गुण जल्दी धारण कर लेता है उसका चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा होता है, और जो चुंबकीय गुण लेट से धारण करता है उसका चुंबकीय प्रवृत्ति कम होता है। और चुंबकीय प्रवृत्ति को सूचित करते हैं काई एम के द्वारा। और ये जो काई एम है, ये परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी सिंपल हम बोल सकते हैं कि तापमान के उल्टा होता है। किसका उल्टा? तापमान का उल्टा होता है कौन? चुंबकीय प्रवृत्ति। किसका चुंबकीय प्रवृत्ति? तो अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति। अगर हम इन सभी को एक साथ अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो आपका कहलाएगा क्यूरी का नियम। क्या कहलाएगा? क्यूरी का नियम। ठीक। तो क्यूरी के नियम में ही कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा और आपको लिखना क्या है ये समझिए। लिखिएगा कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे क्यूरी का नियम कहते हैं। मात्र एक लाइन का ये नियम है, ध्यान से सुनिएगा। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगर हम इस बात को लिख लें तो ये आपका कहला जाएगा क्यूरी का। यहाँ से जो है वो आपको आंसर लिखना है।
क्या लिखना है? किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की अनुचुंबकीय पदार्थ की इस पदार्थ के बारे में भी हम इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले नहीं मतलब जो इसके पहले हम करवाए हैं 1 से लेकर 9 तक, उसमें हम ये करवा चुके हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। अगला सवाल आपका यही है कि चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, वहां पर हम इसको अच्छे समझाते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति को सूचित कैसे करते हैं? काई एम के द्वारा। चुंबकीय प्रवृत्ति, यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्यूरी का नियम कहते हैं, है ना? उसे क्यूरी का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका मैथमेटिकल टूल लिखें, ये हो जाएगा चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई एम, ये चिन्ह होता है व्युत्क्रमानुपाती का या समानुपाती का। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो सबसे पहले 1 बटा लिखना होता है, और किसके? परम ताप के यानी कि टेम्परेचर के, और टेम्परेचर को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? टी के द्वारा। यदि हम इस समानुपाती को अगर हम बराबर में बदलते हैं या व्युत्क्रमानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो काई एम बराबर वो कांस्टेंट कुछ और नहीं, वो आपका कांस्टेंट सी होता है इनटू 1/टी, है ना? यहाँ से एक फार्मूला बन गया, और वो फार्मूला क्या बन गया? काई एम बराबर सी अपॉन टी। ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर कोई पूछे कि ये सी क्या है, हम बोलेंगे कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट का नाम क्या रखा गया है, तो हम बोलेंगे भैया क्यूरी नियतांक। बस आपको एग्जाम में केवल इतना ही लिखना है बस। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। कहता है चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? अभी अभी हम बात कर रहे थे इसी का ना, कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि किसी भी पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर जो चुंबकीय गुण आता है उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। यानी कि अगर चुंबकीय गुण जल्दी आ गया तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज़्यादा होगा। अगर चुंबकीय गुण आपका लेट से आया तो उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम हो गया। ठीक, अब देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति का परिभाषा लिखना कैसे है, समझना कैसे है, ये देखिए। मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, पदार्थ मतलब हुआ कोई चुंबकीय पदार्थ है ना? इसमें क्या होता है? दो चीज होता है। एक होता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम इंडिकेट करते हैं आई से। और एक होता है चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकन क्षेत्र, दोनों में अंतर है ना? जिसको हम इंडिकेट करते हैं एच के द्वारा। यहाँ पे दो चीज याद रखिएगा, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, या कुछ शॉर्टकट में चुंबकन तीव्रता भी बोल देता है, नो डाउट, जिसको इंडिकेट करते हैं आई से। एक होता है चुंबकन क्षेत्र,
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को हम रख दिए, अब ये रखने के बाद इसमें कौन सा गुण आ गया, चुंबक का गुण आ गया ना, उसका जो ताकत है उसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। अगर हम क्षेत्र को हटा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंपल लिख दीजिएगा, चुंबकन तीव्रता। इंडिकेट कैसे करते हैं, आई से। चुंबकन तीव्रता का मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा वो चुंबक बन के तैयार हो गया। उस चुंबक का जो ताकत हुआ उस ताकत को हम बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। और उस चुंबक का जो एरिया हुआ, जो हम बनाए हैं चुंबक पदार्थ को, उसके एरिया को हम बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र, है ना। जैसे एक तरीका होता है, आप लोग को शायद पता होगा कि एक परिनालिका होता है इस प्रकार से। एक खोखला बेलन है और इसके ऊपर क्या करते हैं कि हम पहले तार लपेट देते हैं। और इसमें क्या कर देते हैं कि एक बैटरी को जोड़ देते हैं, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस। ये बन गया परिनालिका। और इसके अंदर हमने एक चुंबक रख दिया। लेते हैं पीला, उगता है लाल, कोई बात नहीं। या ये एक पदार्थ है, जैसे ही इसमें रखे और ये सप्लाई को हमने दिया, अब ये पदार्थ जो है वो आपका क्या बन गया, हम बोलेंगे ये पदार्थ जो है वो चुंबक की तरह काम करेगा। किसकी तरफ काम करेगा, पहले ये सिंपल एक पदार्थ था, इसको हम परिनालिका के अंदर जब हम रख दिए, ये चुंबक की तरह काम करना शुरू कर दिया। और इसका जो ताकत है वो आपका कहलाता है चुंबकन तीव्रता। और इसका जो इलाका है, इसका जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र। और इसके अनुपात को हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो बताओ कि चुंबकीय प्रवृत्ति का अगर कोई परिभाषा पूछे तो आपको क्या लिखना है कि किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और इसे सूचित कैसे करते हैं, तो इसको सूचित करते हैं काई एम के द्वारा। और काई एम का अगर कोई फार्मूला पूछे तो आपको बोलना है आई अपॉन एच। आई का मतलब चुंबकन तीव्रता, एच का मतलब चुंबकन क्षेत्र। ठीक है। इसका कोई भी, ये आपका जो है ये अदिश राशि है, इसका कोई मात्रक और न ही कोई बीमा होता है। ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर। आंसर बड़ा सिंपल होगा, आंसर हम यहीं से बटोर लेते हैं कि किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे इंडिकेट कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे इसे हम इंडिकेट करते हैं काई एम के द्वारा। यहाँ पे ये भी लिख देना है आपको, इसे इस प्रकार से देना है, काई एम के द्वारा सूचित किया जाता है।
फिर यदि कोई पूछे कि काई एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो काई एम बराबर होता है आई इंटेंसिटी अपॉन एच। ये फॉर्मूला जो है वो किसका होता है, काई एम का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, जूल के उसमें प्रभाव के नियम को लिखें। किसके, जूल के उसमें प्रभाव का नियम। ये क्या आप लोग 10 क्लास में पढ़ा था। देखिए तो ये फार्मूला H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या ये व्यंजक जो है वो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आए हैं, है ना, कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये कौन दिया, जूल ने दिया। कौन सा नियम के तहत दिया, तो जूल के उसमें प्रभाव के नियम के तहत मिला। जहाँ पे H को क्या बोलते हैं, I को क्या बोलते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि H को बोलते हैं उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा, देखिए हम यहीं से कैसे नियम तैयार करते हैं। H से क्या हो गया, उष्मीय ऊर्जा। ये I से हो गया विद्युत धारा, करंट जिसको बोलते हैं, विद्युत धारा। ये R से हो गया प्रतिरोध, और ये T का मतलब हो गया टाइम यानी कि समय। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम किसी चालक तार में, यानी हम लोग का जो घर में यूज होता है वायर, उसी को हम बोलते हैं चालक तार। अगर उस चालक तार में करंट देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो होता क्या है कि उस चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, देखा होगा कि हीटर का वायर, देखे हो ना, जो आपका ये 15-20 रुपया वाला जो आपका 100 वाट का बल्ब होता है, उसमें होता क्या है कि जैसे ही हम करंट देते हैं, इतना ऊष्मा देता है, इतना ऊष्मा देता है बल्ब, कि वो आपका जलने लगता है, और उसके जलने से हमें लाइट मिलती है ना। तो जो आपका ऊष्मा है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कितना चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे। एक करता है सबसे पहले किस पे, विद्युत धारा पे, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा का जो मान होता है वो विद्युत धारा के स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कौन, ऊष्मीय ऊर्जा। दूसरा नियम ये कहता है कि ऊष्मीय ऊर्जा का जो मान होता है वो आपका प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत धारा का विरोध करना। ठीक, और तीसरा नियम कहता है कि उसमें ऊर्जा का जो मान होता है वो समय के समानुपाती होता है, यानी कि जितना ज़्यादा देर तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ऊष्मा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। आर का मान जितना ज़्यादा होगा, ऊष्मा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। आई स्क्वायर का मान जितना ज़्यादा होगा, ऊष्मा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यही नियम जो है वो कहलाता है जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम। तो इसमें कितना नियम बना आपका, 3 नियम। कि उसमें ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है, इस पे। उसमें ऊर्जा इस पे डिपेंड करता है, उसमें ऊर्जा इस पे डिपेंड करता है। अगर इन्हीं सब बात को अगर लिख लेते हैं तो आपका कहला जाता है जूल के उसमें प्रभाव का। ठीक, चलिए आंसर में कैसे लिखना है ये सिखाते हैं। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग आंसर। क्या था आंसर, तो सुंदर लिखना है। हेडिंग लगा लीजिएगा, जूल के उसमें प्रभाव का ठीक है। आपको यहाँ पे पहला नियम लिख लेना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊर्जा का मान, ठीक है,
पहला, जब किसी चालक तार में चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उष्मीय मान उष्मीय मान विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, उष्मीय मान, है ना। देखिए, उष्मीय मान को हम सूचित करते हैं H के द्वारा, हीट एनर्जी, है ना। और ये समानुपाती का होता है चिन्ह। किसके समानुपाती होता है? तो विद्युत धारा के वर्ग, यानी विद्युत धारा को सूचित करते हैं I से, और I का वर्ग कितना होता है भाई? I स्क्वायर। ये हो गया पहला नियम। क्या हो गया? ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिएगा, उष्मीय मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उष्मीय मान को सूचित करते हैं H के द्वारा, ये होता है समानुपाती का चिन्ह। और किसके समानुपाती? प्रतिरोध को सूचित कैसे करते हैं? R के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध का मान होगा, उतना ज़्यादा आपका उष्मीय मान उत्पन्न होगा। अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो उसमें मान भी कम होगा। अगर प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो उसमें मान भी ज़्यादा होगा। ठीक। तो दो नियम हुआ। और तीसरा नियम ये आपका कहता है, जो आपका उष्मीय मान है, उष्मीय मान समय के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? समय के। अगर समय अगर विद्युत धारा कम समय अगर अगर विद्युत धारा आपका कम समय तक प्रवाहित होता है तो उसमें मान भी कम होगा। अगर अधिक समय तक प्रवाहित होगा तो उसमें मान भी आपका अधिक होगा। यानी एच का जो मान है वो आपका डिपेंड करता है टाइम पे। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? एच समानुपाती टी, टाइम। टाइम का मान ज़्यादा तो उसमें मान भी ज़्यादा, और टाइम का मान कम तो उसमें मान भी कम। ठीक। ये आपका हो गया समाप्त। कौन? जूल के उसमें प्रभाव का नियम। उसमें आपको कितना पॉइंट लिखना है? 3 पॉइंट बस। अब आपके 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ 3 और बाकी है। पेशेंस बना के रखें, जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखें, है ना। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। किसके नियम को लिखना है भाई? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखें। पहले आप इसको समझ लीजिए, नियम में कुछ रखा नहीं है। नियम तो यूं ही याद हो जाएगा अगर समझ लीजिएगा तो। मेन होता है समझना। ठीक। देखिए इसको हम कैसे समझाते हैं। ये है आपका धातु का प्लेट।
अगर धातु है तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, इस यहाँ तक आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे आपका सूर्य देवता है। ये कौन देवता हो गए? सूर्य देवता। ठीक, यहाँ से क्या हुआ कि आपका प्रकाश निकला। क्या निकला? प्रकाश। जो प्रकाश निकलता है उसको हम बोलते हैं आपतित प्रकाश। जैसे ही ये प्रकाश धातु के सतह पे पड़ा, वैसे ही अविलंब यानी कि बिना देर के करते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। कहाँ से निकलता है? धातु के सतह से। क्या निकलने में एक दिन लगा देता है? नहीं। क्या एक घंटा लगा देता है? नहीं। क्या 5 मिनट लगा देता है? नहीं। जैसे प्रकाश पड़ा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ये आपका पहला नियम है। किसका? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। अब देखो, अब सवाल ये रहा कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा कि ज़्यादा निकलेगा? ये भी एक सवाल है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये कम निकलेगा कि ज़्यादा निकलेगा, ये डिपेंड करता है प्रकाश की तीव्रता पर। अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यदि प्रकाश की तीव्रता कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है निकलने वाला, वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। ये आपका दूसरा नियम हुआ। ठीक। तीसरा नियम ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन में कुछ वेग होगा। हाँ भाई, वेग होगा। ये वेग ज़्यादा होगा कि कम होगा? अगर वेग होगा, अगर ये गति कर रहा है तो इसके पास जो है गतिज ऊर्जा होगा। इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? गतिज ऊर्जा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और जो वस्तु गति करता है उसके पास कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा का मान कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है प्रकाश की आवृत्ति पर। किस पे? प्रकाश की आवृत्ति पर। तो तीसरा नियम ये हो जाएगा कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। यानी आवृत्ति का मान ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। अगर प्रकाश का आवृत्ति कम होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे जो है वो 3 नियम आपको लिखना है। कितना नियम? 3 नियम। पहला नियम क्या लिखना है? फिर से देखिएगा कि धातु के प्लेट पे जैसे ही प्रकाश आपतित होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है। ये आपका पहला नियम हुआ। दूसरा नियम ये हुआ कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक। प्रकाश में चमक ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेगा। तीसरा नियम ये होगा कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा, आवृत्ति कम तो गतिज ऊर्जा भी कम। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का कितना नियम? 3 नियम। ठीक है, तीनों नियम को हम लिख देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको बोलते हैं निष्कासित इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? निष्कासित इलेक्ट्रॉन। आंसर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का
नियम निम्नलिखित है। पहला, जब धातु के प्लेट पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित होता है, वैसे ही आपतित होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलना प्रारंभ कर देता है। धातु की सतह से निकलना प्रारंभ कर देता है। ये आपका हो गया पहला नियम। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितना नियम लिखना है? 3 नियम। दूसरा जो नियम है वो ये है, निष्कासित, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम ये है आपका कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। यही तीनों जो है वो आपका कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। बिल्कुल आसान था, अच्छे से बच्चों को समझ में आ गया होगा। जो आपका 9th नंबर सवाल है वो क्या है? दिक्पात कोण तथा नति कोण क्या है? बहुत सुंदर सवाल है ये। कौन कौन सा कोण? दिक्पात कोण और कौन सा कोण? नति कोण। नति कोण को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं नमन कोण। नमन का मतलब ही होता है झुकना, यानी कि झुका हुआ कोण, झुका हुआ कोण। ठीक है, अब इस दोनों को हम अच्छे से समझते हैं पहले कि दिक्पात कोण क्या है और नति कोण क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपका है पृथ्वी। ठीक है, ये आपका क्या है? पृथ्वी। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ, और इस वाले डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ। ठीक है, और
अगर हम दोनों को मिला देते हैं, इसको बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष। और इस अक्ष पे एक हम सरफेस बनाते हैं, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक सतह बनाते हैं। कौन सा? भौगोलिक अक्ष पर हम एक तल बनाते हैं, सतह बनाते हैं, पृष्ठ बनाते हैं, जो कि काल्पनिक होता है ना। इस प्रकार से इसको मान लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? तो हम बोलेंगे भैया ये एक काल्पनिक तल है जिसका नाम रखा गया है भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर। चलिए, यानी कि ये जो है वो कुछ नहीं है, एक तल है, एक काल्पनिक तल है, ये बोल सकते हैं हम। काल्पनिक तल है, या हम बोल सकते हैं सतह है। ये सतह कहाँ पे बना हुआ है, कौन सा अक्ष पे बना हुआ है? हम बोलेंगे भौगोलिक अक्ष पे बना हुआ है। भौगोलिक अक्ष पर बना है। और इसका नाम क्या रखा गया है? एक सुंदर सा नाम रखा गया है, भौगोलिक यामोत्तर। क्या आप कभी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाए हैं? तो आप देखिएगा कि वो आपका शुद्ध रूप से उत्तर दक्षिण ये अस्टेंड नहीं होता है। ये हल्का जो है वो आपका इस प्रकार से होगा, हल्का टेढ़ा होता है। देखिएगा ध्यान से, है ना। और ये हल्का जो है वो थोड़ा सा झुका भी होता है इस प्रकार, वो बिल्कुल सीधा नहीं होता। जब हम एक चुंबक को किसी धागा से बांध के अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो ये बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में ये रुकता नहीं है, ये हल्का सा जो है वो टेढ़ा रुकता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से रुका, और ये हल्का सा जो है वो टेढ़ा होता है नीचे की ओर। ध्यान से करके देख सकते हैं ये चीज को। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक चुंबक लिए हैं, ठीक है। ये पृथ्वी के एन के तरफ एस होता है और एस के तरफ एन होता है। ये क्या है भैया? तो हम बोलेंगे भैया ये एक चुंबक है, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉट लाइन लेते हैं, ये कहलाता है चुंबकीय अक्ष। और इसी अक्ष पे जो है वो हम एक तल बनाते हैं इस प्रकार से, काल्पनिक तल बनाते हैं इस पे। और इस तल को हम बोलते हैं, जो चुंबकीय अक्ष पे बनाया गया है उस तल को बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय आमयोत्तर। तो अगर कोई पूछे कि चुंबकीय आमोत्तर भी क्या एक काल्पनिक तल है, तो मेरा आंसर होगा हाँ। और ये तल जो है वो कहाँ बना होता है? तो मेरा आंसर होगा चुंबकीय अक्ष पर। चुंबकीय अक्ष पर बना होता है। अब जरा एक बात बताइए, देखिएगा ध्यान से। ये वाला जो तल है, ये वाला, अगर हम इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ये वाला तल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तल को हम कौन सा तल बोल रहे हैं? तो बोलिएगा भैया इसको आप बोल रहे हैं भौगोलिक यामोत्तर। ये वाला जो तल है इसको क्या बोल रहे हैं? तो इसको बोल रहे हैं चुंबकीय यामोत्तर। क्या ये दोनों के बीच कहीं पे एंगल बन रहा है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ, यहाँ पे जो है वो एक एंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं अल्फा। और इसी एंगल को हम बोलते हैं दिक्पात कोण। परिभाषा बनाना होगा, परिभाषा बिल्कुल आसान होगा। परिभाषा ये होगा कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। मात्र एक लाइन में आंसर।
किसके किसके बीच बने कोण को? मेरा आंसर क्या होगा कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, और इसे इंडिकेट करते हैं अल्फा के द्वारा। कहीं कहीं थीटा भी लिखा हुआ रहता है, डजेंट मैटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखो अगला जो कोण है वो आपका कौन सा कोण है? नमन कोण, नति कोण, या इसको क्या बोलते हैं? झुका हुआ कोण। इसको समझिए। देखिए, ये आपका धरती माता यानी कि पृथ्वी है, और ये वाला जो है वो पृथ्वी का क्षैतिज अक्ष हुआ। इसको जो है वो क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर की बात, अगर एक लाइन और खींचते हैं तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज अक्ष। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एक चुंबक लेते हैं और उसको स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये चुंबक जो है वो आपका इस प्रकार से हो जाता है। देखिएगा, हल्का झुक जाता है नीचे की ओर। अगर ये आपका एस है तो ये आपका क्या होगा? एन होगा। या ठीक है, अब देखो ये वाला जो बना, इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ये आपका दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या दिखाता भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना? अब बताओ कि ये वाला ये जो लाइन है ये आपका क्या बता रहा है? तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये वाला जो अक्ष है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, है ना? इसको बोल लीजिए, इसको बोल लीजिए, चाहे इसके समांतर एक और रेखा खींच दीजिए, वो सब का सब जो है वो कौन सा अक्ष होगा? तो हम बोलेंगे क्षैतिज अक्ष होगा। और क्या ये क्षैतिज अक्ष के साथ कोई एंगल बना रहा है क्या? इसी एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा, और इसी को बोलते हैं, क्या ये क्षैतिज अक्ष से जो है वो हल्का नीचे झुक गया है? हम बोलेंगे हाँ भैया, नीचे झुक गया है। उसी झुकाव कोण को हम नमन कोण कहते हैं या नति कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेट है, इसके बीच में हम क्या कर दिए? धागा बांध दिए, और इसको स्वतंत्र रूप से क्या कर दिए? लटका दिए। ये सीधा नहीं रहता है, ये हल्का सा जो है वो क्या हो जाता है? नीचे की ओर झुक जाता है। और इसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं? जैसे ये वाला, जैसे मान लीजिए कि ये क्षैतिज है और ये चुंबक झुका हुआ इस प्रकार से, तो ये वाला जो कोण बना ना, ये वाला, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? नमन कोण कहते हैं। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे भाई? इसका परिभाषा ये होगा कि पृथ्वी के सतह पर, क्या लिखना है? पृथ्वी के सतह पर क्षैतिज अक्ष और स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम नमन कोण कहते हैं। या क्षैतिज अक्ष के साथ जितना कोण पर ये झुका हुआ होता है, उसी झुकाव कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। और उसको सूचित कैसे करते हैं? डेल्टा के द्वारा। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखा जाए। सबसे पहले परिभाषा अगर हम लिखते हैं, यहाँ से आंसर लिखते हैं, तो दिक्पात कोण का, दिक्पात कोण अगर एग्जाम में आ जाए तो हम सुंदर अक्षरों में लिखना है। इसका परिभाषा क्या बताए थे हम? तो भौगोलिक यामोत्तर, याद करिए, भौगोलिक आमयोत्तर तथा
चुंबकीय या मुत्तर के बीच बने कोण को के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ये परिभाषा जो है वो किसका हो गया? दिक्पात कोण का। अगला जो परिभाषा है वो हम परिभाषा किसका लिखेंगे? नमन कोण या नति कोण। पृथ्वी के सतह पर, कहाँ पे? पृथ्वी की सतह पर, यानी कि चुंबक को हम धागा बांध के जो लटकाते हैं वो कहाँ से लटकाते हैं? पृथ्वी के सतह पर ही खड़ा रख के लटकाते हैं, है कि नहीं? तो पृथ्वी के सतह पर जब किसी चुंबक को बीच में बांधकर, बीच में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता तो है तो किसके किसके बीच? हम बोलेंगे पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष, पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण को नमन कोण या नति कोण या झुकाव कोण कहते हैं। बस आपको एग्जाम में इतना लिख देना है। तो बताओ कि ये जो एंगल बन रहा है वो किसके किसके बीच बन रहा है? हम बोलेंगे भैया ये बन रहा है आपका पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष और किसके बीच? तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच। उस कोण को हम क्या बोलते हैं? नति कोण या नमन कोण कहते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो बस आपको इतना ही लिखना है। कभी कभी एग्जाम में दिक्पात कोण अलग से पूछ लिया जाता है और नमन कोण अलग से पूछ लिया जाता है, और अच्छी बात है ना? चलो, एक क्वेश्चन और है बस। अंत भला तो सब भला। देखिए, सवाल क्या है कि प्रकाशिक तंतु, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप लोग कहीं पे देखे हैं क्या? हाँ, देखे हैं। मेला वगैरह में जो है वो एक सजावटी के रूप में बेचते रहता है। इस प्रकार से देखिए, टॉर्च के रूप में रहता है। यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, और यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारे रंग का इस प्रकार से रहता है। ये कोई लाल है, ये पिंक है, ये हरा है, ये गुलाबी है, इस प्रकार से आपका जलता हुआ रहता है। वो है क्या? हम बोलेंगे कि वो आपका सिंपल प्रकाशिक तंतु है या ऑप्टिकल फाइबर है। तो बताओ कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या? हम बोलेंगे भैया यह एक डिवाइस है, युक्ति है।
चलिए, माइंड में सेट हो गया कि ये है क्या, युक्ति है। ये कौन सा सिद्धांत पर काम करता है? हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना? दूसरी बात, इसका अगर ये युक्ति है तो इसका कुछ काम होगा, क्योंकि प्रत्येक डिवाइस का कुछ न कुछ काम होता है। इसका काम ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये जस्ट लाइक जो है वो वायर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? वायर की तरह। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको। फिर से तो टेढ़ा ही हो गया, नहीं चलो कोई बात ना। चलो, एक वायर की तरह होता है। इधर से जो है वो आपके प्रकाश सिग्नल को भेजा जाता है। कौन सा सिग्नल को? प्रकाश को या प्रकाश सिग्नल को भेजा जाता है। तो होता क्या है कि ये आपका पहला सिरा है और ये आपका बहुत लंबा लंबा वायर होता है। ऐसा नहीं कि बस इतना होता, बहुत लंबा लंबा वायर होता है ना। तो ये दूसरा सिरा हुआ और ये आपका पहला सिरा हुआ। अब यहाँ से इस प्रकार से प्रकाश गया और इस प्रकार से होते हुए ये प्रकाश जो है वो आपका क्या हो गया? बाहर निकल गया। फिर भी प्रकाश के तीव्रता में कोई कमी नहीं आया। कितना भी लंबा ट्रेवल क्यों ना करे, प्रकाश की चमक में कोई प्रकार का कमी नहीं आता है। कोई परिवर्तन, मेन खासियत इसका यही है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है? तो हम आसानी से सिग्नल को क्या करते हैं कि लंबी दूरी तक एक जगह से दूसरे जगह तक हम भेज सकते हैं, वो भी प्रकाश के तीव्रता में कोई कमी नहीं होते हुए भी, है ना? प्रकाश का तीव्रता जो यहाँ पे होगा वही तीव्रता आपके दूसरे किनारे पर भी होगा, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये खासियत केवल और केवल आपके प्रकाशिक तंतु में है, आपके ऑप्टिकल फाइबर में है। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है और यह एक प्रकार का डिवाइस है ना? तो अगर परिभाषा पूछा जाए कि प्रकाशिक तंतु क्या है तो हम क्या लिखेंगे? वैसा युक्ति, है ना, जिससे प्रकाश को उसके तीव्रता में बिना हानि पहुंचाए एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सके, उसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं, है ना? इस बात को हम फिर से लिखवा देते हैं। उसके बाद कहता है कि इसका दो उपयोग लिखें। तो इसका पहला उपयोग ये है आपका कि संचार प्रणाली में होता है डाटा को भेजने के लिए। किसमें होता है? संचार प्रणाली में। दूसरा उपयोग होता है आपका कि चिकित्सा विज्ञान में होता है और तीसरा उपयोग होता है सजावटी के रूप में, है ना? तो बताइए कि प्रकाशित तंतु किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? वैसा युक्ति जिसमें प्रकाश सिग्नल को या प्रकाश को उसकी तीव्रता में बिना हानि पहुंचाए एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है, उसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। इस बात को हम लिख देते हैं। आंसर, वैसा युक्ति जिससे प्रकाश सिग्नल को प्रकाश सिग्नल को उसके तीव्रता में उसके तीव्रता में बिना हानि पहुंचाए
बिना हानि पहुंचाए एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है, दूसरे जगह तक भेजा जाता है, उसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। तंतु कहते हैं। इसका दो उपयोग निम्नलिखित है। इसका दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग इसका हो जाएगा संचार प्रणाली में, और इसका दूसरा उपयोग हो जाएगा आपका चिकित्सा विज्ञान में। ये आपका दो उपयोग हो गया। अगर तीसरा कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हैं सजावटी के रूप में। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है वो आपका पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो आज तक टोटल 100 क्वेश्चन करवाए हैं, अभी भी 25 क्वेश्चन का सीरीज बाकी है, जो 2 से 3 दिन के अंतर्गत हम उसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्टिव का सीरीज, उसके बाद हम आपको लाएंगे लॉन्ग टाइप का, यानी कि हम पूरे तरीके से आपका सिलेबस कवर कर देंगे, ताकि एग्जाम में जो है आप लोग बिंदास होके जाएं और अच्छे से लिख के आएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।